हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडी जेएलओ। उसके लिए हमने अभी स्टार्ट किया है अपना राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। देखिए, मैंने अभी तक सेक्शन 15 ट्रिपल ए तक आपको समझा दिया है। उसके आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, डू नॉट वरी अबाउट इट। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने पीडीएफ को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में लिखा है। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, तो मैं अब और क्वालिटी इंप्रूव कर रही हूँ और ज्यादा से ज्यादा कैसे इसको सिंप्लीफाई तरीके से आपको समझाया जाए उस पर पूरा ध्यान दे रही हूँ। देखिए, अब हम कर रहे हैं अपना चैप्टर 3, जिसमें हमने सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 15 ट्रिपल ए तक समझा दिया था, जो कि एक थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट था, लेकिन कैसे उसको इजीली तरीके से हमने समझा ये आप सबको पता है। आप सब अपने साथ अपने बेयर एक्ट लेके बैठ जाइए। मैंने भी अपने साथ अपना बेयर एक्ट कैरी कर लिया है, ताकि हमसे कोई भी एस्पेक्ट ना छूटे, हम एक एक पॉइंट पर डील करें। ठीक है, तो देखिए, मैं ये आप लोगों से उम्मीद रखती हूँ कि आप लास्ट तक रिवीजन कर आए होंगे, ताकि हम उसको आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो एक बार मैं बता देती हूँ इन शॉर्ट। फिर भी देखिए, हमने जो सेक्शन 14 है इसका, चलो फटाफट से हम एक बार पीडीएफ देखते हैं। सेक्शन 14 में हमने क्लासेस ऑफ टेनेंट्स देखे थे। ठीक है, तो 4 तरीके के टेनेंट्स थे बेसिकली। उसके बाद हमने सेक्शन 15 देखा कि खातेदार जो टेनेंट है वो कैसे बनेंगे हम। ठीक है, तो ये तरीके थे जिसमें हमने A4 की बात की थी कि जो एक्ट के टाइम पर है, या जिनको एडमिट किया गया है, या जिनको अलॉट किया गया है, जिन्होंने एक्वायर किया है। ठीक है, फिर हमने खातेदारी राइट की बात की। फिर हमने बात की कि जो खातेदारी राइट है वो कब नहीं मिल रहे हैं, तो वो नहीं मिल रहे हैं खातेदारी राइट इंदिरा गांधी कैनल एरिया में खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे, सेक्शन 15A। लेकिन सेक्शन 15A का एक्सेप्शन क्या था? सेक्शन 15 ट्रिपल ए, जिसमें बात की गई कि आपको इस एरिया में भी खातेदारी राइट मिल सकते हैं। उसके बाद हमने देखा सेक्शन 15 डबल ए, जो की बात कर रहा था कि चंबल प्रोजेक्ट एरिया में भी आपको खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 15 का ट्रिपल ए, जो कि सेक्शन 15A का एक्सेप्शन था कि आपको यहाँ पे खातेदारी राइट मिल सकते हैं अगर ये कंडीशन है तो। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 15B। ठीक है, ये जो बात करता है एक स्पेशल एरिया रूल की बात करता है। सेक्शन 15B है खातेदार जो टेनेंट्स हैं आबू, अजमेर और सनल एरियाज में। ठीक है, तो ये एक तरीके का स्पेशल रूल है जो हमने अभी तक पढ़ा, रूल खातेदारी टेनेंसी से लेकर, खातेदारी टेनेंट से लेकर। अब हम पढ़ेंगे कि सेक्शन 15B क्या बात कर रहा है। तो देखिए, सेक्शन 15B बात करता है खातेदार टेनेंट्स इन आबू, अजमेर और सनल एरियाज में। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया कि जो ये अप्लाई हो रहा है आबू, अजमेर और सनल एरियाज में, टेनेंट एट 1957 बिकेम खातेदार। चलो एक बार इसको एक्ट से पढ़ते हैं। ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन द प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 एंड इन सबसेक्शन 2 टू सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 15 एंड सेक्शन 15A। तो सेक्शन 15A की जो भी कंडीशन है उसको फॉलो करेंगे। सेक्शन 15 का जो सबसेक्शन 5 है उसको हम मानेंगे। फिर बोल रहे हैं एंड फर्दर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16, जो कि इसके बाद पढ़ेंगे, एंड क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 180, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। अब देखो पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। एवरी पर्सन हु एट द कमेंसमेंट ऑफ द राजस्थान रेवेन्यू लॉ एक्सटेंशन एक्ट 1957 is a tenant, ठीक है, is a tenant of land in the Abu, Ajmer or Sanal area otherwise than as subtenant or a tenant of Khudkasht shall be a khatedar tenant and shall, subject to the provision of this act, be entitled to all the rights conferred, ठीक है, एंड बी सब्जेक्ट टू ऑल द लाइबिलिटीज इम्पोज ऑन खातेदार टेनेंट बाय दिस एक्ट। तो अगर मैं इन शॉर्ट में बताऊं, ये कह रहा है ये सेक्शन जो है आबू, अजमेर और सनल एरिया के टेनेंट्स को एक स्पेशल प्रिविलेज दे रहा है। ठीक है, ये सेक्शन जो है आबू, अजमेर और सनल एरिया के जो टेनेंट्स हैं उनको एक स्पेशल प्रिविलेज दे रहा है, एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया, ये कहता है कि 1957 में जो ये रेवेन्यू लॉ एक्सटेंशन एक्ट के टाइम पर अगर कोई व्यक्ति टेनेंट था, ठीक है, 1957 रेवेन्यू लॉ एक्सटेंशन एक्ट के टाइम पर अगर कोई व्यक्ति टेनेंट था, ठीक है,
नॉट सब टीनेंट, मैं बात कर रही हूँ टीनेंट था, ठीक है, तो उसको ऑटोमेटिकली खातेदार बना दिया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली खातेदार बन जाएगा। तो अब एक बात माइंड में याद रखना, अगर आबू एरिया है, अजमेर एरिया है, सनल एरिया है, इन एरिया में अगर रेवेन्यू लॉ एक्सटेंशन एक्ट 1957 के टाइम पर आप टीनेंट थे, कोई भी व्यक्ति टीनेंट था 1957 ये जो एक्ट है उसके टाइम पर, तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली खातेदार टेनेंट बन जाएगा। ये बात याद रखना। अभी तक हमने जो खातेदारी जो टेनेंट है, खातेदारी राइट्स है, उसके बारे में जितना पढ़ा, ये उसमें से एक प्रिविलेज रूल है, स्पेशल ट्रीटमेंट इन एरियाज के लोगों को दे रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो रूल है एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, ये रूल एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा, ये सब्जेक्ट है सेक्शन 15 अभी हमने पढ़ा, और सेक्शन 15A जो कि आईजीसी रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहा था, सेक्शन 15A में याद है ना, इंदिरा गांधी कैनल एरिया वाली रेस्ट्रिक्शन अब भी अप्लाई होगी, ठीक है। और साथ के साथ सेक्शन 16 जो कि लैंड रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहा था, वो भी अप्लाई होगा इन सब लोगों पर। सेक्शन 180 ये इजेक्टमेंट रूल्स की बात करता है, वो भी अप्लाई होगा इन लोगों पर, ठीक है। इसका मतलब अगर लैंड रेस्ट्रिक्टेड है तो फिर खातिरदारी नहीं मिलेगी। देखिए, आबू है, अजमेर है, सनल एरिया में जो भी व्यक्ति 1957 ये जो राजस्थान रेवेन्यू लॉ एक्सटेंशन एक्ट के समय टेनेंट था, खातेदारी टेनेंट मिल जाएगी। लेकिन इन लोगों को भी खातेदारी टेनेंट नहीं मिलेगी अगर क्या सेक्शन 15 के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं तो, या इनके पास कौन सी लैंड थी 15A वाली, मतलब इंदिरा गांधी कैनल जो एरिया वाला प्रोजेक्ट चल रहा था। हो सकता है ना कि उस एरिया में भी प्रोजेक्ट चल रहा हो, साथ के साथ जो सेक्शन 16 अभी हम आगे पढ़ेंगे उसमें कुछ लैंड रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, और सेक्शन 180 जो इजेक्टमेंट रूल्स की बात कर रहा है, तो फिर खातेदारी इन लोगों को भी नहीं मिलेगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ऑटोमेटिकली आबू, अजमेर, सनल एरिया के जो टेनेंट्स हैं उनको खातेदारी राइट मिल रहा है अगर वो 1957 में 1957 का जो एक्ट है उस टाइम पर टेनेंट थे। लेकिन इनको भी नहीं मिलेगा अगर 15 सेक्शन 15 है, सेक्शन 15A है, सेक्शन 16 है, सेक्शन 180। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, क्वेश्चन अगर आ गया तो माइंड में आपके क्लिक रहे। फिर इसका प्रोविजन कहता है, प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सच पर्सन शैल हैव बिफोर सच commencement acquired any status or property in persons of right lawfully conferred on him in excess of right conferred or incurred in accordance with the law, a liability in excess of the liability imposed on khatidar tenant by this act, he shall, notwithstanding anything to the contrary in this act, continue to hold and enjoy the status or property so acquired or to be subject to the liability so incurred। सिंपल इसका मतलब ये है कि अगर टेनेंट के पास पहले से ही ज्यादा राइट्स थे, ठीक है, या पहले से ही लायबिलिटीज थी, तो फिर वो कंटिन्यू रहेगी। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति टेनेंट था उस टाइम पे आबू, अजमेर और सनल एरिया में, अगर कोई व्यक्ति टेनेंट था और उस टेनेंट जब वो था तो उसके पास उस समय कोई राइट्स थे या उस समय उस लैंड पर कोई लायबिलिटीज थी, तो जब वो खातेदार टेनेंट बन गया तो वो जो राइट्स और जो लायबिलिटीज है वो कंटिन्यू रहेंगी। प्रोविजन ने ये बात क्लियर कर दी है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 15 भी कंप्लीट होता है कि अप्लाई हो रहा है सेक्शन भी। ये बेसिकली स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है आबू, अजमेर और सनल एरियाज वाले लोगों को। और ये जो ऑटोमेटिकली टेनेंट बन रहे हैं जो 1957 एक्ट के दौरान पे जो व्यक्ति टेनेंट थे वो ऑटोमेटिकली खातेदार बन रहे हैं फिर, ठीक है। और 1957 वाला कौन सा एक्ट है ये याद रख लेना, राजस्थान रेवेन्यू लॉ एक्सटेंशन एक्ट 1957, ठीक है। ऐसा ना हो कि इस एक्ट की जगह वो कोई और एक्ट का नाम लिख दे। मैं आपको हर एक पॉइंट पर इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपके सामने क्रिस्टल क्लैरिटी हो कि ये क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है और क्या इसमें हेर फेर करके पूछे गए ये चीजें। इसलिए मैं एक एक पॉइंट पर डील कर रही हूँ। अब देखिए स्पेशल पॉइंट, हायर राइट्स बिफोर एक्ट कंटिन्यू। अगर किसी जो एक्ट 1957 के दौरान जब आपके पास जो लैंड थी, ठीक है, और आप उस टाइम पे टेनेंट थे, तो उस टाइम पे आपको कुछ अधिकार मिल रहे थे उस लैंड पर, तो जब आप खातेदार बन गए
तो वो राइट्स भी आपके कंटिन्यू रहेंगे। तो आप इसके सामने लिख लेना कंटिन्यूएशन ऑफ राइट्स इवन आफ्टर बिकम खातेदार। इस प्रोविजो के सामने लिख लेना द वे आई रोट है। ओके। हाँ, और एक बात जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ दैट इज कि जब मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो उसका आंसर मैं बोलती हूँ कि आप बताना इसका आंसर कमेंट में। तो जो लोग कमेंट सच में करते हैं, जो स्टूडेंट्स सच में कमेंट करते हैं, थैंक यू फॉर दैट कि आप उस चीज को इट मीन समझ रहे हैं और आप जो इतने अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं इसका मतलब आप एक्नॉलेज कर रहे हैं मेरे एफर्ट्स को। तो ये एक छोटे छोटे जो जेस्चर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है ये पैटर्न तो आप भी एक अच्छे कमेंट करना, ठीक है। सेक्शन 16 क्या बात करता है? लैंड वेयर खातेदारी डज नॉट एक्रू। अब ये सेक्शन 16 एक जनरल प्रोविजन है। अभी हमने पढ़ा खातेदारी जो राइट्स है, खातेदार टेनेंट्स कैसे कैसे बन रहे थे, फिर उनको खातेदारी राइट कैसे कैसे मिल रही थी, किस किस एरिया में नहीं मिल रही थी। सेक्शन 16 ने साफ कहा कि अगर ये लैंड है तो खातेदारी तो आपको मिलेगी ही नहीं। और आपको समझ आ रहा है ना, मैं जो खातेदारी राइट्स सब लोग क्यों लेना चाह रहे हैं, क्योंकि खातेदारी राइट्स आपको बहुत ज्यादा परमानेंट राइट देते हैं और हेरिटेबल राइट्स देते हैं। तो इसीलिए काफी लोग जो है, मतलब लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ये चाहते हैं कि हमें खातेदारी राइट मिल जाए लैंड पर, क्योंकि उसमें ज्यादा राइट्स हैं, ठीक है। तो देखिए खातेदारी राइट्स नहीं अराइज हो रहे हैं सर्टेन लैंड्स पर। देखिए इसके अंदर जो सर्टेन लैंड्स हैं वो 14 टाइप के लैंड्स हैं, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको 14 पॉइंट्स मिलेंगे। सेक्शन 16 में 14 पॉइंट्स हैं जो बात कर रहा है अगर ये सब लैंड है तो इन सब लैंड पर आपको खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे, बेशक से ये लैंड आप यूज कर रहे थे। तो सुनिए, पहले आप ना इन सब के सामने ये कीवर्ड्स लिखते जाना, जैसे कि अगर पेस्चर लैंड है, ठीक है, चारागाह भूमि है, तो उस पर कभी भी आपको खातेदारी राइट नहीं मिल सकता। पेस्चर लैंड पे कभी भी खातेदारी राइट नहीं मिल सकता। दूसरा, रिवर बेड लैंड, जो नदी तल भूमि है, ठीक है, मतलब नदी के जो नीचे की भूमि है उस पर भी कभी भी खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे। फिर वाटर कवर्ड लैंड, अगर कोई सरफेस है उसके ऊपर वाटर है तो वो जो लैंड है वाटर के नीचे वाली उस पर भी आपको कभी भी क्या नहीं मिलेंगे, खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन लैंड, अगर आप देखेंगे इसका 4th पॉइंट, लैंड अंडर शिफ्टिंग और अनस्टेबल कल्टीवेशन, ठीक है। तो जो अस्थायी खेती की जो भूमि है तो उस भूमि पर भी आपको कभी भी खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कैसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रही है उस पर, ठीक है, अनस्टेबल कल्टीवेशन है। फिर है जो गवर्नमेंट गार्डन्स होते हैं उस पर भी आप क्या नहीं कर सकते, उस पर भी आप खातेदारी राइट्स जो है वो एक्रू नहीं होंगे। उसके बाद है पब्लिक पर्पस लैंड, कोई ऐसी लैंड है जिसे पब्लिक पर्पस और पब्लिक यूटिलिटी के लिए यूज कर रहे हैं तो उस लैंड को भी हम खातेदारी राइट उस पर नहीं ले सकते। उसके बाद है मिलिट्री लैंड। देखिए मिलिट्री लैंड जो है उस पे भी हमें क्या नहीं मिल रहे हैं, खातेदारी राइट्स नहीं मिल रहे हैं। ये वर्ड्स ना आप मार्क करते चलना, जैसे कि मिलिट्री वाला पॉइंट है, लैंड विच एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और एट एनी टाइम देयर आफ्टर इज सेट अपार्ट फॉर मिलिट्री एनकैंपिंग ग्राउंड्स, ठीक है। तो उस पे भी आपको क्या नहीं मिलेंगे, उस पे भी आपको खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे। फिर है कैंटोनमेंट लैंड, जो छावनी वाली भूमि होती है, ठीक है, उस पर भी आपको राइट्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद है रेलवे और कैनल लैंड, उस पर भी खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे। फॉरेस्ट लैंड पर भी नहीं मिलेंगे। जो म्यूनिसिपल की जो ट्रेंचिंग ग्राउंड होते हैं जहाँ पे कचरा डाला जाता है, ठीक है, वो उस पर भी आप खातेदारी राइट्स नहीं ले सकते। कोई एजुकेशनल लैंड है उस पर भी नहीं ले सकते। गवर्नमेंट फार्म्स हैं, वाटर फ्लो लैंड है, इन सब पे बेसिकली आप खातेदारी राइट्स नहीं एक्रू होंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके की लैंड है जिसपे खातेदारी राइट्स कभी भी एक्रू नहीं होते, कभी भी नहीं। जैसे हमने 15A में पढ़ा था कि जो इंदिरा गांधी कैनल एरिया जो होता है उस पे भी खातेदारी राइट्स एक्रू नहीं होते, लेकिन एक्सेप्शन थी कि चलो हो भी जाएंगे 15AA में। या फिर अगर आप 15B की बात करेंगे, ठीक है, जो कि बात कर रहा था, जो कि क्या बात कर रहा था,
खातेदार टेनेंट्स इन आबू अजमेर सनल एरिया में, तो इनको जो मिल रहे थे। या फिर अगर मैं बात करूं 15AA की, जो बात कर रहा था कि जो चंबल जो प्रोजेक्ट एरिया है उसमें भी कभी खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी एक्सेप्शन दे दी थी। लेकिन सेक्शन 16 उसके बारे में बात कर रहा है लैंड की, जिनमें कभी भी नहीं मिल सकती, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। लेकिन ये एक जनरल रूल है, लेकिन इसका ना कोई प्रोविजो है। इसका प्रोविजो कुछ कह रहा है, देखिए प्रोविजो ने क्या बोला। बहुत बड़ा प्रोविजो है, मैं इसका जिस्ट बता देती हूँ। इसके जिस्ट को अपने साथ में लिख लेना, प्रोविजो के सामने उसके जो जिस्ट है उसको साथ में लिख लेना। प्रोविजो क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट चेंज कर सकती है स्टेटस ऑफ लैंड को। जैसे हमने पढ़ा था अभी शिफ्टिंग लैंड, जो पढ़ा था हमने, अनकल्टिवेटेड अनस्टेबल कल्टीवेशन जो हमने पढ़ा था। तो गवर्नमेंट चाहे तो क्या चेंज कर सकती है स्टेटस ऑफ लैंड को। ठीक है, अगर अनस्टेबल लैंड है तो उसको स्टेबल डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, और जब हमने अनस्टेबल लैंड को स्टेबल डिक्लेयर कर दिया तो फिर खातेदारी राइट मिल जाएगा। या रिवर्स केस भी हो सकता है कि स्टेबल लैंड को अनस्टेबल डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेक्शन 16 कंप्लीट। तो इसके प्रोविजन आपने पढ़ लिया है। एग्जाम्पल हो गया शिफ्टिंग लैंड जो है, उस शिफ्टिंग लैंड को नोटिफाई कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब उसमें खातेदारी अलाउ हो जाएगी। अब देखिए इसका है 16A, टेनेंट ऑफ खुदकश्त। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा है खातेदारी, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ खातेदारी राइट्स। अब हम पढ़ रहे हैं जो खुदकश्त है उसके टेनेंट के बारे में। देखिए आपको खुदकश्त तो पता ही है किस एस्पेक्ट में हम खुदकश्त वर्ड यूज करते हैं। खुदकश्त वर्ड का मतलब होता है जब कोई लैंड, जिस पर्सन की जो वो लैंड है वो खुद ही उस पर कल्टीवेशन करता है, तो इसका मतलब वो लैंड खुदकश्त लैंड है। खुदकश्त वर्ड लैंड के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात की गई है 16A में, टेनेंट ऑफ खुदकश्त, एवरी पर्सन टू whom at the commencement of this act or any time thereafter खुदकश्त has been or is let out lawfully by an estate holder in any part of the state shall be the tenant of such खुदकश्त। अब इसका मतलब सिंपल सा ये है, जब कोई लैंड थी, ठीक है, और उसका ओनर खुद ही उस लैंड को कल्टीवेट कर रहा था, तो वो हो गई खुदकश्त लैंड। फिर जब ओनर ने अपनी पर्सनल लैंड जो है किसी को दे दी, अपनी पर्सनल लैंड किसी को दे दी यूज करने के लिए, तो अब वो व्यक्ति कौन हो गया, वो व्यक्ति हो गया टेनेंट ऑफ खुदकश्त। सिंपल बात है, जब खुदकश्त लैंड को आपने लेट आउट कर दिया, ठीक है, लीज पे दे दिया है यूज करने के लिए, तो वो जो पर्सन है जिसको मिल रही है वो टेनेंट हो गया खुदकश्त का। तो सिंपल सी बात है। और व्हेन होल्डर बिकम्स खातेदार, अब देखो, तो टेनेंट बिकम्स सब टेनेंट। अब जैसे मेरी लैंड थी खुदकश्त लैंड, तो अब मैंने किसी को दी तो वो टेनेंट हो गया मेरा। अब मेरी खुदकश्त लैंड क्या है, अब मैं जो खुदकश्त लैंड को यूज कर रहा था, ठीक है, अब मैं खुद ही खातेदार बन गया हूं। अब मेरी जो लैंड है उस पर मैं खुद ही खातेदार बन गया हूं। ठीक है, खातेदार टेनेंट बन गया हूं। तो अब वो जो टेनेंट था खुदकश्त टेनेंट, तो वो कौन बन जाएगा, तो वो सब टेनेंट बन गया। सिंपल सी बात है, लैंड एक ही थी, पहले वो लैंड थी खुदकश्त लैंड, कोई टेनेंट नहीं था। जैसे मेरे पास लैंड थी तो मैं उसकी ओनर थी, तो वो मेरी लैंड थी खुदकश्त लैंड। जब मैंने उसे आगे लेट आउट कर दिया तो जिस पर्सन को दे दिया वो बन गया सब टेनेंट। अब जो मेरी खुदकश्त लैंड थी, अब वो बन गई है अब वो जो खुदकश्त लैंड थी वो कन्वर्ट हो गई है खातेदारी राइट में। ठीक है, मतलब अब मुझे उस लैंड पर खातेदारी राइट मिल गए, क्योंकि हर कोई खातेदारी राइट प्राप्त करना चाहता है। अब मेरे को खातेदारी राइट मिल गए, तो अब खातेदारी राइट का मतलब हो गया कि टेनेंट ऑफ खातेदार। खातेदारी मतलब क्या है, खातेदार भी तो वर्ड हम टेनेंट के लिए यूज कर रहे, तो मैं हुई खातेदार टेनेंट। तो जो अब मैंने किसी को दिया अपने ये लैंड यूज करने के लिए खातेदार टेनेंट, तो अब वो व्यक्ति कौन बन गया, सब टेनेंट बन गया, क्योंकि मैं खुद ही टेनेंट बन गई। अब जब मैं टेनेंट हूं तो आगे यूज करने के लिए दे रही हूँ, सब टेनेंट हो गया। खुदकश्त लैंड थी मेरी थी, तब मैं उस समय टेनेंट नहीं थी, तो फिर जब मैंने किसी को यूज करने को लिए दी तो वो सब टेनेंट, तो वो टेनेंट हो गया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अगर नहीं समझ आ रहा है एक बार और सुनो। एक लैंड है खुदकश्त लैंड,
उसका मतलब होता है कि जब ओनर खुद ही अपने लैंड को यूज करता है तो वो लैंड होती है खुदकश्त लैंड। लेकिन जो मेरी खुदकश्त लैंड थी वो मैंने किसी को दे दी यूज करने के लिए। अब वो व्यक्ति जो मेरी लैंड को यूज कर रहा है वो हो गया मेरी खुदकश्त लैंड का वो हो गया मेरी खुदकश्त लैंड का कौन हो गया, टीनेंट हो गया। ठीक है, खुदकश्त लैंड का टीनेंट हो गया। लेकिन अब ऐसा हुआ कि उस खुदकश्त लैंड पे मुझे मिल गए खातेदारी राइट, तो मैं तो खुद अब खातेदार टेनेंट हो गई। अब मैंने उस लैंड को किसी को यूज करने के लिए दे दिया, तो वो तो फिर सब टेनेंट बनेगा ना, क्योंकि मैं तो खुद टेनेंट हूँ। क्योंकि अल्टीमेट अब जो ओनरशिप है उस लैंड पर वो तो स्टेट गवर्नमेंट की है। आई होप यू आर गेटिंग। ठीक है, तो 16A ने ये बात की, व्हेन होल्डर बिकम्स खातेदार टेनेंट बिकम, फिर वो टेनेंट अपने आप सब टेनेंट बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, provided that upon the estate holder becoming a खातेदार tenant, खुदकश लैंड अंडर 13 टेनेंट ऑफ खुदकश शैल बिकम अ सब टेनेंट। वही प्रोविजो में वही लिखा है जो मैंने आपको भी एक्चुअल में बताया था कि ओनर स्टेट होल्डर अपनी खुदकश लैंड किसी और को देता है तो वो व्यक्ति क्या करता है, एस्टेट होल्डर खुद खातेदार बन गया। तो सेक्शन 13 से उसके बाद इसका एग्जाम्पल, राम गेव लैंड, राम ने अपनी लैंड दी, ठीक है, श्याम को, तो श्याम है टेनेंट। अब राम खुद खातेदार बना है, खातेदार टेनेंट, तो श्याम बन गया सब टेनेंट। देखो यहाँ पे टेनेंट वर्ड नहीं लिखा क्योंकि ये खातेदार टेनेंट ही होता है, इसलिए खातेदार के साथ टेनेंट लिखने की भी जरूरत नहीं है। नहीं लिखा है तो समझ जाओ खातेदार टेनेंट है, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए कि डायरेक्ट श्याम सब टेनेंट कैसे बन गया। उसके बाद हमारा सेक्शन 17 गैर खातेदार टेनेंट। अब जो गैर खातेदार टेनेंट है वो क्या है कि कोई भी टेनेंट अगर नॉट फॉलोइंग इन अदर कैटेगरीज तो वो कौन बन जाएगा, गैर खातेदार। ठीक है, तो देखो, एवरी टेनेंट ऑफ लैंड इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट अदर देन द खातेदार टेनेंट, अ टेनेंट ऑफ खुदकश्त और सब टेनेंट शैल बी अ खातेदार टेनेंट। ठीक है, तो वो सब कौन बन जाएंगे, खातेदार टेनेंट। उसके बाद है सेक्शन मोहन विद लिमिटेड राइट्स, वो है गैर खातेदार, क्योंकि जो जिसके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं वो तो खातेदार है, जिसके पास लिमिटेड राइट्स है वो गैर खातेदार टेनेंट है। आपके पास अगर बेयर एट है तो आप उसको मार्क करते जाना जैसे मैं बता रही हूँ। ठीक है, फिर है 17A मालिक। तो मैंने आपको ना बहुत बार स्टार्टिंग में बताया था कि जब पहले तो बहुत बड़े बड़े जमीनें होती थी लोगों के पास, तो जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी उसको जमींदार कहा जाता था या विस्पेदार कहा जाता था। फिर जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया क्योंकि जमींदारी एबोलिशन एक्ट आ गया था, जमींदारी एंड विस्वेदारी एबोलिशन एक्ट आ गया था 1959 में। तो अब वो जमींदार है उनको क्या कहा जाने लगा, मालिक। जो विस्वेदार है उनको क्या कहा जाने लगा, मालिक। ठीक है, within the meaning of section 29 of the act in the respect of any खुदकश land and his occupation at the date of such vesting। मतलब जब जमींदारी सिस्टम खत्म हुआ, ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि जमींदारी का क्या होगा। तो जमींदार और विस्वेदार जिसकी स्टेट में वेस्ट हो गई, क्योंकि देखो अब क्या था ना, जमींदारों के पास बहुत सारी जमीनें थी, अब स्टेट गवर्नमेंट ने वो सारी जमीनें अपने पास ले ली, तो अब वो जमींदार है। ठीक है, तो अब वो क्या बन गया, अब वो बन गया मालिक। ठीक है, और एक कंडीशन थी कि सिर्फ उस लैंड पर जो उसकी खुदकश थी प्लस उसके पोजेशन में थी, अब उसको वही लैंड मिलेगी। समझ आया आपको, सिर्फ उस लैंड पर जो उसकी खुदकश थी। यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हो ना, ही शैल बी द मालिक in respect of any खुदकश लैंड in his occupation at the date of such vesting। क्योंकि अब लैंड तो ले ली गई है उनसे, कुछ तो लैंड उनके पास थी, तो कहा गया जो खुदकश लैंड थी जो उनके पास थी, उनके पोजेशन में थी, उसी के वो मालिक बन जाएंगे। क्योंकि जमींदारी सिस्टम को तो एबोलिश इसलिए किया गया था ना कि एक ही व्यक्ति के पास सारी जमीन ना हो जाए, सारी जमीन उसके पास ना रहे, तो फिर जमींदारों विश्वेदारों से तो उनकी जमीनें ले ली एबोलिशन एक्ट के तहत। लेकिन उनके पास उस वक्त जो खुदकश लैंड थी, खुदकश मतलब जो उस पर वो खुद ही खेती कर रहे थे, तो वो लैंड फिर जो उनके पोजेशन में थी वो उन्हीं को दे दी गई, और उसको जो है अब जमींदारों को उस लैंड के लिए मालिक कहा जाने लगा। बेसिकली ये बात है। तो आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमने कवर कर लिए हैं सेक्शन 17A तक।
ये जो है फाइनल फ्लो है, मतलब कैसे कैसे याद करना है। जैसे 14 में तक कितने तरीके के टीनेंट्स हैं, फिर सेक्शन 15 खातेदारी ग्रांट कर रहा था, 15A और 15AA ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा था खातेदारी, वही एक तो इंदिरा गांधी कैनल एरिया में, एक चंबल प्रोजेक्ट एरिया में। फिर 15AA रिस्टोर कर रहा था खातेदारी राइट इंदिरा गांधी जो कैनल एरिया था 15A में। फिर 15B क्या है, स्पेशल जो केसेस स्पेशल एरिया में ग्रांट करा था खातेदारी, कौन से थे, आबू अजमेर और सनल एरिया। सेक्शन 16 में कुछ लैंड थी जो पेस्टल लैंड थी, मिलिट्री की लैंड थी, और कैंटोनमेंट जो लैंड थी, तो ये सब कुछ लैंड्स थी जो परमानेंटली रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि इन पे तो आपको जिंदगी में खातेदारी राइट नहीं मिलेगी। फिर 16A ने बोला कि कैसे जो आपकी जो टीनेंट है खुद कष्ट के, कैसे वो टीनेंट है बाद में वो सब टीनेंट बन रहे हैं, ठीक है। 16A ने ये बात की थी टीनेंट ऑफ खुद कष्ट की। फिर 17 में हमने बात की थी गैर खातेदार की, ठीक है। और 17A में हमने बताया था मालिक कौन है, जो जमींदार और बिस्वेदार जिनकी जमीनों को एबोलिशन एक्ट के थ्रू हटा दिया गया था, ठीक है। So that's all for today. We have completed chapter 3. चैप्टर 3 क्लासेस ऑफ टीनेंट्स, सेक्शन 14 से सेक्शन 18 तक। 18 मैंने नहीं बताया क्योंकि 18 जो है रिपील हो चुका है। तो अब आप बताइए आपको समझ आया है? अगर आपको इजीली और बिना किसी ऑब्स्टेकल के, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, अगर आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा है, तो ट्रस्ट मी कि बहुत ही ज्यादा इसमें मेहनत हुई है इस पीडीएफ को और नोट्स बनाने को, और कैसे इसको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से आपको पढ़ाया जाए। क्योंकि जब मैं कमेंट्स देखती हूँ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अभी मैंने रिसेंटली कमेंट देखा था कि आप जल्दी जल्दी इस एक्ट को कंप्लीट कराइए, क्योंकि जिस पैटर्न से आप समझा रहे हैं, जिस तरीके से आप इसको डिकोड करके पढ़ा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि फटाफट से एक्ट कंप्लीट कराया जाए। और इसीलिए एक अभी मैं आपको टाइम बता दूं जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये रात के 11 बज रहे हैं, क्योंकि दिन में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड करके डाल दिया है। द पर्पस इज दैट कि जल्दी से हम इस एक्ट को कवर करें और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ और सिंप्लीफाई तरीके से, ठीक है। तो एक छोटा सा आपको काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, एक अच्छा सा कमेंट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।